दोस्तों, अगर आप कर्नाटका की पॉलिटिक्स और यूथ गवर्नेंस को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, तो पॉलिटिक्स और यूथ गवर्नेंस को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, तो आज का ये टॉपिक हर एक स्टूडेंट, हर एक पेरेंट और हर एक नागरिक के लिए बहुत ही क्रूशियल है। और शिवाजीनगर से एमएलए रिजवान अरशद, जो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की क्रॉस रूट स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल कर आए हैं, क्या उन्हें कर्नाटका के अगले हायर एजुकेशन मिनिस्टर का पोर्टफोलियो मिलने की उम्मीद है? और अगर उन्हें ये जिम्मेदारी मिलती है, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, बल्कि ये पूरे कर्नाटका के एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आइए आज इस पूरे मामले का एक रियलिस्टिक एनालिटिकल ब्रेकडाउन करते हुए हम इसको समझते हैं। सबसे पहला जो है, रिजवान अरशद लीड जो है यूथ लीडरशिप टू मेरिट बेस्ड कैबिनेट से एंट्री लेते हैं। सुबह से ही स्टेट पॉलिटिक्स और मीडिया कॉरिडोर्स में ये डिस्कशन गर्म है कि रिजवान अरशद को कैबिनेट में जगह तो मिल गई है, लेकिन उन्हें कौन सा पोर्टफोलियो असाइन किया जाएगा। आपको समझना होगा कि रिजवान अरशद कोई अचानक से आए हुए लीडर नहीं है। उन्होंने स्टूडेंट यूनियन यानी एनएसयूआई से अपनी पॉलिटिक्स शुरू की, यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रहे और बेंगलोर की सबसे बड़ी जो है टफ अर्बन सीट शिवाजीनगर से बार बार अपनी कैपेबिलिटी प्रूव की है। उनकी इंडक्शन से कांग्रेस हाई कमांड ने ये क्लियर सिग्नल दिया था कि वो सिर्फ ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स लाइन पर नहीं चल रहे हैं, बल्कि एक आर्टिकुलेट, एजुकेटेड और डायनामिक यंग अर्बन लीडर को एम्पावर कर रही है। उन्होंने अपना कैबिनेट बर्थ अपनी मेरिट और मेहनत और परफॉर्मेंस से अर्न किया है। और जब एक ऐसा लीडर कैबिनेट में आता है जिसके पास ग्रास रूट स्टूडेंट मूवमेंट्स का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो, तो हायर एजुकेशन मिनिस्टर के लिए उनका नाम सबसे पहले आना एक बहुत ही नेचुरल और लॉजिकल डिमांड बन जाती है। ये पब्लिक डिमांड है, ये मेरी डिमांड नहीं है। मेरे सर्वे के हिसाब से रिजवान अरशद का नाम जो है, मुझे नहीं लगता है कि रिजवान अरशद खुद चाहते हैं कि वो हायर एजुकेशन बने या ना बने, लेकिन पब्लिक जो है अपने आप अपने माइंड में ये एक माइंड फिट कर लिया कि उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलता है तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे। अब बहुत सारे लोग जो है ये सवाल भी उठाते हैं कि उनको माइनॉरिटी का क्यों नहीं देना चाहिए। उसके लिए तो जमीर अहमद खान है ही है, उनको तो माइनॉरिटी का मिनिस्टर पहले भी बनाया है अब, और शायद वो बन जाएंगे। और रिजवान अरशद को माइनॉरिटी का कोटा दे करके उनको लिमिटेड नहीं करना है। उनको एक, हमारी कौम को सबसे ज्यादा कर्नाटका को तो चाहिए ही चाहिए, मैं ये एक्सक्लूड नहीं करना चाहता, क्योंकि रिजवान अरशद वो चेहरा है जो अपना चेहरा सिर्फ जो है माइनॉरिटीज में अपना बना के रखना चाहते हैं। वो पूरे जो है हिंदुस्तान को जो है अपना एक चेहरा बना के रखना चाहते हैं। मेरी भी वही ओपिनियन है, पब्लिक भी यही एक्चुअली उनसे उम्मीद रखी है। तो इनको माइनॉरिटी का पोर्टफोलियो देके इनको लिमिटेड नहीं करना, इनको एजुकेशन का पोर्टफोलियो मिलता है तो ये बहुत अच्छा काम कर सकती है। सिर्फ माइनॉरिटी या मुस्लिम के लिए नहीं बता रहा हूँ, सबके लिए। वैसे कौम के लिए बहुत जरूरी है एक एजुकेटेड मुस्लिम एमएलए जो है मिनिस्टर जो है एजुकेशन का पोर्टफोलियो संभाले, ठीक है। तो दूसरा जो है मेरा, वाई कर्नाटका नीड्स ए विजनरी हाई एजुकेशन मिनिस्टर। मेरा नाम है फरहान रशीद और आप देख रहे हैं आईएमए न्यूज टुडे। दोस्तों, आइए समझते हैं कि आज कर्नाटका को हायर एजुकेशन मिनिस्टर में एक नई प्रोग्रेसिव सोच की जरूरत क्यों है। वाई इट इज द नीड ऑफ द आवर। बेंगलुरु को इंडिया का सिलिकॉन वैली और आईटी हब कहा जाता है। हर साल हजारों लाखों स्टूडेंट्स कर्नाटका की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और हायर डिग्रीज लेकर निकलते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी गैप है। डिग्रीज तो मिल रही हैं, लेकिन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट और कॉलेज सिलेबस में बहुत बड़ा गैप है। वैसे बैंगलोर इससे पीछे नहीं है, लेकिन पूरे कर्नाटका को जरूरत है, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च फंड्स, अब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च फंड्स में यहाँ पे थोड़ा मैं रुकावट डालना चाहता हूँ। जब ये मिनिस्टर भी नहीं थे,
सिर्फ एक एमएलए की हैसियत से शिवाजी नगर में बहुत सारे स्कूलों का एजुकेशन में बदलाव लेकर आए हैं। मिसाल के तौर पे कुछ तमिल स्कूल्स, कन्नड़ा स्कूल्स, उर्दू स्कूल्स को इन्होंने मरम्मत करवाई, एजुकेशन मिनिस्टर से कोऑर्डिनेट किए, मधु बंगारप्पा जी से अच्छे ताल्लुकात रखे। और विजय दशरथ का एक चीज है, आईएमए का एक मसला आया था वीके उबैदुल्ला स्कूल को लेकर के, वहां पे स्कूल को भी बचाना था और आवाम से इन्होंने जो वादा किया था उसको भी, इनका पैसा जो है 12 करोड़ का कुछ मसला था, वहां पर इन्होंने बहुत अच्छी से जो है कोऑर्डिनेट किया। एजुकेशन मिनिस्टर से बात करके, चीफ मिनिस्टर से बात करके उन्होंने वो आवाम की बात जो इन्होंने रखी थी, आवाम की बात भी बचा ली और स्कूल को भी बचा लिया। तो यहाँ पे एक उम्मीद जो है आवाम से, सिर्फ मुसलमानों से नहीं मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, सबसे यही उम्मीद जगी हुई है कि विजय दशरथ को एजुकेशन मिनिस्ट्री मिलता है तो सबके लिए एक फायदेमंद हो सकता है, और खासकर हमारी कौम को तो होगा ही होगा। तो ये एक चीज है। और बहुत सारी चीजों में शिवाजी नगर के डेवलपमेंट में ये थोड़ा बहुत जो है कॉर्पोरेट फंड्स को भी जो है सीएसआर एक्टिविटीज से पैसा लाने में भी बहुत सफलता पाए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च फंड्स को सिर्फ गवर्नमेंट से ही नहीं, ये कॉर्पोरेट सीएसआर फंड से भी पैसा ला करके जो है ये काम कर सकते हैं एजुकेशन के लिए। ये एक चीज है। सॉरी, माफी चाहता हूं। और एक विजय दशरथ की एक सबसे बड़ी चीज जो मुझे पसंद आती है, और बहुत सारे आवाम भी मेरे चीज से एग्री करते हैं, विजय दशरथ कांग्रेस के एमएलए हैं, कांग्रेस के मिनिस्टर बनेंगे जरूर, लेकिन इनको मौका जो है मल्टीपल गवर्नमेंट से मिला। जहां तक मैं जानता हूं, ये क्लैरिटी तो आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, शायद ये जो है एचडी कुमार स्वामी की गवर्नमेंट में थोड़े दिन को मौका मिला था काम करने के लिए, बीएस येडियुरप्पा के मौका शायद नहीं मिला, लेकिन बीजेपी का बसवराज बोम्मई के इसमें उनको एक मौका जरूर मिला था। वो एमएलए थे, वो मिनिस्टर नहीं थे ना, वो बीजेपी के थे, लेकिन ये बीजेपी से भी काम लेना बहुत अच्छे से जानते हैं। जरूरत पड़ेगी तो एज ए हायर एजुकेशन मिनिस्टर अगर ये बन जाते हैं तो नरेंद्र मोदी या सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर से भी ये काम लेना बहुत अच्छे से जानते हैं, और इनको इसमें कोई ईगो नहीं है, अपने काम से मतलब रखते हैं और सबसे बैलेंस करके चलते हैं। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज को मॉडर्न रिसर्च लैब्स, एआई इंटीग्रेशन और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की जरूरत है, और ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जाम पेपर लीक्स, आपको पता ही है नीट का क्या हुआ था, डिलेड रिजल्ट्स और यूनिवर्सिटी करप्शन को खत्म करने के लिए एक स्ट्रिक्ट टेक सेवी और डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। विजय दशरथ क्योंकि एनएसयूआई और यूथ बैकग्राउंड से आते हैं, वो स्टूडेंट्स की ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स को समझते हैं। वो सिर्फ ऐसे फाइल्स पर साइन करने वाले मिनिस्टर नहीं बनेंगे, बल्कि यूनिवर्सिटीज और स्टूडेंट यूनियंस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट रखने वाले लीडर हैं। और सेक्शन 3 का बताता हूं, मोर देन जस्ट ए माइनॉरिटी फेस, ये न्यू होप फॉर एंटायर कर्नाटक, पूरे कर्नाटक रियासत के लिए इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं कि ये फ्यूचर में जो है एक सेंट्रल मिनिस्टर भी बने और ये सेंट्रल को भी लीड करे, क्योंकि ऐसे लीडर्स की कौम की जरूरत है। मैं ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा हूं, जो ग्राउंड है, रियलिटी है, वही बता रहा हूं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में अक्सर जो है चेहरों को सिर्फ माइनॉरिटी कोटा या रिप्रेजेंटेशन की नजर से देखते हैं। न्यूज चैनल्स बोलेंगे देखिए मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिल गई, लेकिन हमें इस नैरो थिंकिंग से बाहर निकलना होगा। हम मुसलमानों को खासकर मैं एक बता देना चाहता हूँ, ये नैरो माइंडिंग, ये छोटी सोच से हमें बाहर निकलना है। विजय दशरथ वो सोच वाले नहीं है, वो सबको लेकर के चलने वाले हैं। तो अगर विजय दशरथ को हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री मिलती है तो वो किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के मिनिस्टर नहीं होंगे, वो पूरे कर्नाटका के लाखों स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मिनिस्टर बनेंगे। वो बैंगलोर, मैसूर, मैंगलोर, हुबली, हासन, बेलगाम, गुलबर्गा जैसे अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट्स के जो है, सब पूरे कर्नाटका के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सबके लिए होंगे। हर रीजन के कॉलेजेस के लिए रिफॉर्म ला सकते हैं। वो स्टेट एजुकेशन पॉलिसी और स्किल डेवलपमेंट को मॉडर्न जॉब मार्केट से अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बोलना पसंद करूंगा, हालांकि ये कर्नाटका के बाहर सी बात है। विजय दशरथ, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या आपके कोई भी कोलीग्स देख रहे हैं, आपके कोई पीएस वगैरह कोई भी देख रहे हैं, तो आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, थोड़ा सा जो है स्किल डेवलपमेंट का जो मॉडल है आंध्र प्रदेश को थोड़ा सा स्टडी करें। स्किल डेवलपमेंट में आंध्र प्रदेश में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, भले ही वो जो है हालांकि अभी के जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं
उनके दौर पे बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन जब ये वाईएसआर की गवर्नमेंट थी ये काम रुक गया था स्किल डेवलपमेंट का, ईगो में आकर के। वैसे तो आप लीडर वैसे तो नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट हो आप काम निकाल लेते हैं, ये हमको उम्मीद है। तो यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट में लोकेश गारू या चंद्रबाबू नायडू, इस पर जो है लोकेश गारू जो है एजुकेशन मिनिस्टर है, तो स्किल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा मॉडल लाया है। इस मॉडल को अगर आप थोड़ा सा स्टडी करके कॉपी मत करिए, आप अपना, आपको तो इतना अल्लाह ने सलाह दिया है, सबके लिए एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाइए, हर डिस्ट्रिक्ट में हो, हर विलेजेस में हो, ताकि जो है ये लोगों को जो है इवन अनएजुकेटेड को भी एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर होना चाहिए, उनके लिए भी स्किल देकर उनको जॉब की जो है। मैं जहां तक जानता हूं विजवान अरशद जो है ऐसे लीडर नहीं है कि उनका जो बाउंड्री है सिर्फ उस बाउंड्री में करेंगे। अगर वैसा होता तो एक एमएलए के हैसियत से वह के एजुकेशन में उतना बड़ा बदलाव शिवाजी नगर के अंदर लाए, तो यहाँ पर भी वो लाएंगे। तो वो कोई भी मिनिस्ट्री से बात करेंगे, सेंट्रल जाना है सेंट्रल जाएंगे, मोदी से लड़ना है मोदी से लड़ेंगे, लेकिन उनको लड़ने की जरूरत नहीं है, उनकी बात ही अलग है। तो वो एक ऐसे बेंचमार्क सेट कर सकते हैं जहां परफॉर्मेंस जो है, एक्सेसिबिलिटी और क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन उनका मेन आइडेंटिटी बने, ना कि सिर्फ उनका रिलीजियस बैकग्राउंड। ऐसे डायनामिक लीडर जब एक वाइटल जो है डिपार्टमेंट में आते हैं तो वो पूरे स्टेट के गवर्नेंस का कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। और सेक्शन 4 की बात करता हूं, द पॉलिटिकल इक्वेशंस एंड प्रोस एंड कॉन्स एनालिसिस। आइए इस मामले के प्रोस एंड कॉन्स और हाई कमांड के पॉलिटिकल चैलेंजेस को बैलेंस करते हैं। फायदे क्या होंगे या प्रोस क्या होंगे? यंग एंड आर्टिकुलेट लीडरशिप, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक ऐसे फेस मिलेगा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एआई और यूथ एस्पिरेशंस को समझता है। स्टूडेंट सेंट्रिक रिफॉर्म्स, स्टूडेंट बैकग्राउंड की वजह से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और कैंपस इश्यूज पर क्विक एक्शन होगा। इंस्पिरेशनल इमेज, सिंगल कम्युनिटी परसेप्शन से हटकर एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर लीडर के रूप में पूरे कर्नाटका में क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। चैलेंजेस एंड कॉन्स, पोर्टफोलियो लॉबिंग चल रही है। कैबिनेट में सीनियर लीडर्स और एग्जिस्टिंग मिनिस्टर्स भी की पोर्टफोलियोज के लिए हाई कमांड पर प्रेशर बनाए हुए हैं। ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स और जो यूनिवर्सिटी सिंडिकेट्स में डीप रूटेड करप्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेस को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, इनके लिए काम इतना आसान नहीं है। सेक्शन 5 जो है पब्लिक कॉल टू एक्शन एंड कंक्लूजन। दोस्तों, गवर्नेंस में जब तक हम मेरिट, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस को डिमांड नहीं करेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। अब कृष्ण बैरागौड़ा जी को देखिए, 2 पोर्टफोलियो मिले, रेवेन्यू का भी मिला उनको, अभी बीडी क्या वो बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक नया आया है ना अभी, तो उसका भी पोर्टफोलियो मिल गया उनको। तो अच्छा काम कर रहे हैं, फुटपाथ का काम कर रहे हैं और बेंगलुरु को क्लीन कर रहे हैं। अब जस्ट क्लीन बेंगलुरु का एक है, तो बदलाव तो जो है जरूर जो है ये लेकर आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिजवान अरशद को अगर ये पोर्टफोलियो मिलता है तो ये कर्नाटका के एजुकेशन लैंडस्केप के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप होगा। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि रिजवान अरशद को हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए? क्या वो कर्नाटका के एजुकेशन सिस्टम को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ये रिसर्च बैक्ड अनबायस पॉलिटिकल एनालिसिस जो है पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और IMA न्यूज़ टुडे को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि IMA न्यूज़ टुडे पर सवाल पूछना और सच बोलना ही सच्ची नागरिकता का हक है। ठीक है, मैं हूं फरहान रशीद और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। फिलहाल आपसे इजाजत मांगता हूं, इस वीडियो को खूब वायरल करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये एजुकेशन की जरूरत सिर्फ कम्युनिटी को नहीं, मुसलमानों को नहीं, सबको जरूरत है, पूरे कर्नाटका को, रियासत को जरूरत है। तो फिलहाल इस उम्मीद के साथ कि आप ये वीडियो को खूब शेयर करेंगे, मैं यहीं पे खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज।